Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने बाल विकास के बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं बहुकल्पी प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षण की प्रकृति है कला, विज्ञान, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षण की जो प्रकृति होगी वो कला भी होगी और विज्ञान भी होगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का रूप है प्रशिक्षण, अनुदेशन, प्रतिपादन या ये सभी। तो जो शिक्षण का रूप है वो प्रशिक्षण भी होना चाहिए, उसका अनुदेशन भी होना चाहिए, प्रतिपादन भी करना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालकों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। ये कथन कहा है, किसने कहा है? टायसन का है या रायबर्न का है या निम्बार्क का है या क्लार्क का है। तो जो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, ये जो कथन है ये रायबर्न ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है। ये कथन है बी.ओ. स्मिथ का है, के.पी. पांडे का है, ब्रू बेकर का है या मॉरिसन का है। तो जो ये कथन है, शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है, ये कथन दिया था बी.ओ. स्मिथ जी ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह किसका कथन है? बी.एफ. स्किनर का है या रायबर्न का है, क्लार्क का है या रस्क का है। तो जो ये कथन है ये बी.एफ. स्किनर जी ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसका विचार है? एडम्स का है, रायबर्न का है, जॉन ड्यूई का है या ब्लूम का है। तो जो शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है ये जॉन ड्यूई ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। कथन है एडम्स का है, जॉन ड्यूई का है, रायबर्न का है या ब्लूम का है। तो द्विध्रुवी प्रक्रिया शिक्षण को एडम्स ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का अर्थ होता है विकासात्मक प्रक्रिया है, अंतः प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है या ये सभी। तो जो शिक्षण का अर्थ होगा वो विकासात्मक भी होता है, अंतः प्रक्रिया भी है, सामाजिक प्रक्रिया भी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रमुख क्रिया है प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वयन ये सभी। तो जो शिक्षण की प्रक्रिया होगी प्रदर्शन भी होगा, प्रस्तुतिकरण भी होगा, क्रियान्वयन भी होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जित करता है। ये कथन किसका है? स्किनर का, जॉन बी एफ का है, क्रो एंड क्रो का है या जैक्सन का है। तो ये जो सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है ये कथन दिया था क्रो एंड क्रो ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण किस शब्द का हिंदी रूपांतर? तो जो संप्रेषण है वो कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन। तो जो कम्युनिस्ट है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है संप्रेषण, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो। तो जो शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक होगा वो संप्रेषण होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के प्रकार हैं बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, दृश्य निरीक्षण या उपरोक्त सभी। तो जो संप्रेषण के प्रकार हैं उसमें बोलना सुनना भी होगा, लिखना पढ़ना भी होगा, तभी संप्रेषण हो पाएगा और दृश्य निरीक्षण भी करना होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। ये कथन है पॉल लिंगन्स का, एंडरसन का, हर्बर्ट का, कांट का। तो
इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। हर्बर्ट ने दिया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषता होती है। पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है, विचारों की गहनता, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। तो जो संप्रेषण की विशेषता ये तीनों होंगी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? मैरी हस का है, डगलस का है, थियो हीमैन या फिर एडगर डेल का है। तो जो ये संप्रेषण एक व्यक्ति को दूसरों को हस्तांतरित करने की जो प्रक्रिया है, ये कथन थियो हेमन ने दिया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के घटक हैं 2, 3, 4 या 1। तो जो संप्रेषण के घटक हैं वो 3 घटक हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। द्विध्रुवी से अर्थ ऑप्शन है छात्र और छात्र, अगला है छात्र और अभिभावक, शिक्षक और छात्र, छात्र और विद्यालय। तो जो शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसमें दोनों का अर्थ जो ये है कि शिक्षक और छात्र से होना चाहिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति करना या ये सभी। तो जो संप्रेषण का कार्य होगा, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना भी होगा, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना होगा, अनुभूति करना भी होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण या लिखित संप्रेषण। तो जो कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होगा वो शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण अर्थों का एक पुंज है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। यह परिभाषा है डॉक्टर कुल श्रेष्ठ की, एडम्सन की, लुइस ए एलन की या एडगर डेल की है। तो ये कथन दिया था लुइस ए एलन ने, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का अर्थ है विचारों को सुनना, विचारों की गहनता, परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना या उपरोक्त सभी। तो जो संप्रेषण का अर्थ होगा वो परस्पर विचारों एवं भावनाओं को साझेदारी करना होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है गत्यात्मक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक या भावात्मक। तो जो संप्रेषण प्रक्रिया है वो गत्यात्मक प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में उपयोग किया जाता है भाषा का, ज्ञान का, अनुभव का या व्यवहारिकता का। तो जो संप्रेषण में प्रयोग किया जाता है वो भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है कंप्यूटर, संप्रेषण, टेलीविज़न, रेडियो। तो शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक संप्रेषण होगा, इसमें क्योंकि इसमें अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रचना का सिद्धांत या फिर आवृत्ति का सिद्धांत। तो जो अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए आवृत्ति का सिद्धांत उपयुक्त है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है उत्प्रेरणा का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या ये सभी। तो शिक्षण को अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत जो है वो है उत्प्रेरणा का सिद्धांत, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है तत्परता का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, उद्देश्य निर्माण का सिद्धांत। तो जो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत होगा वो उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है चयन का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो जो शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होगा वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
करके सीखने के सिद्धांत को कहते हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो जो करके सीखना को क्रियाशील कहते हैं तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है उद्दीपन, व्यवहार, पुनर्बलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है पुनर्बलन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण प्रणालियों के अंतर्गत आती है व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक शिक्षण प्रणालियों में मॉन्टेसरी प्रणाली आती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार चयन किया जाता है। रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत है या विभाजन का सिद्धांत है? तो बालक की योग्यता या क्षमता के अनुसार चयन करना चयन का सिद्धांत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य वस्तु को सरल तथा बोधगम्य सहज बनाने के लिए विभाजन का सिद्धांत है, करके सीखने का सिद्धांत है या नियोजन का सिद्धांत है या आवृत्ति का सिद्धांत है? तो पाठ्य वस्तु को सरल या बोधगम्य सहज बनाने के लिए विभाजन का सिद्धांत अप्लाई किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सूत्र नहीं है सरल से कठिन, सूक्ष्म से सूक्ष्म, गतिशील से स्थिर या सामान्य से विशिष्ट? तो जो सूत्र नहीं है वो है गतिशील से स्थिर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर या पूर्ण से अंश की ओर? तो स्थूल की सूक्ष्म की ओर को मूर्त से अमूर्त की नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाए। अगला प्रश्न है, पाठ की विषय वस्तु सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि वे विचार जो समझने में सरल हों वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए जाएं और जो कठिन वे छात्रों के सामने आएं। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर या सरल से कठिन की ओर या सरल से जटिल की ओर या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर? तो जो ये प्रारंभिक तो इसमें जो सूत्र अप्लाई होगा वो होगा सरल से जटिल की ओर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण स्थूल का पर्याय सूत्र है। मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर? तो जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सूत्र का जो पर्याय होगा वो होगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर, शिक्षक पर या शिक्षार्थी पर या फिर पाठ्यक्रम पर? तो जो शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या फिर सरल से जटिल की ओर? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर जो आधारित सूत्र है वो है पूर्ण से अंश की ओर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर? तो जो आगमन विधि से जो संबंधित सूत्र है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर या फिर प्राणी विज्ञान पर या जीव विज्ञान पर? तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र आधारित है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। अभी ये पीछे क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर
या फिर सरल से कठिन की ओर, मनोविज्ञान से तार्किकता की ओर, या ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो बालक को केंद्र मानकर जो सूत्र अप्लाई किया जाता है वो मनोविज्ञान से तार्किकता की ओर किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले छात्र को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाएं, इसे कहा जाता है विश्लेषण, संश्लेषण, विशिष्ट, या ये सभी। तो इसको कहते हैं विश्लेषण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना, तत्पश्चात जानकारी देना चाहिए। यह है ज्ञान वस्तुओं की, अज्ञात वस्तुओं की, विस्मृत वस्तुओं की, या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो जो सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना, उसके पश्चात जानकारी देना, ये आता है अज्ञात वस्तुओं की श्रेणी में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? भाषा अध्ययन का, गणित अध्ययन का, पर्यावरण अध्ययन, या ये सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेवलाव के साहचर्य नियम पर आधारित सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर। तो पेवलाव का जो साहचर्य नियम आधारित सूत्र है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्क के आधार पर शिक्षण करने से स्थायी एवं ठोस होता है शिक्षण, अधिगम, स्मृत, या तर्क शक्ति। तो जो है तर्क के आधार पर शिक्षण करने से अधिगम ठोस होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुकरात किस प्रविधि के जन्मदाता हैं? प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, या फिर भ्रमण प्रविधि। तो जो सुकरात हैं वो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन है व्याख्यान प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, विवरण प्रविधि, या वर्णन प्रविधि। तो जो क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन है वो विवरण प्रविधि में किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सूत्र के द्वारा वर्तमान का ज्ञान कराकर भूत एवं भविष्य का ज्ञान दिया जाता है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनुभव से युक्त युक्त की ओर। तो जो वर्तमान का ज्ञान कराकर भविष्य और भूत के बारे में ज्ञान कराना प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान का ज्ञान देने के पश्चात ही बालक को भूत एवं भविष्य की बातों का ज्ञान कराना, ये कथन किसका है? रेमंड का है, या पेस्टालॉजी का है, या फिर एस.के. अग्रवाल का है, या स्पेंसर का है? तो ये कथन एस.के. अग्रवाल ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने, या हर्बर्ट ने? तो इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया वो हर्बर्ट ने किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णन का अर्थ है घटनाओं की श्रृंखला का क्रमबद्ध कथन। यह कथन किसका है? डॉक्टर पी.के. सिंह का है, या फिर ग्रीनबर्ग-चेना का है, इश्क का है, या भाटिया का है? तो ये कथन ग्रीनबर्ग-चेना ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च कक्षाओं के लिए कौन सी प्रविधि अधिक उपयुक्त है? विवरण प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, या उदाहरण प्रविधि? तो उच्च कक्षाओं के लिए व्याख्यान प्रविधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याख्यान उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। ये कथन है रस्क का है, भाटिया का है, सुकरात का है, या डॉक्टर माथुर का है? तो ये कथन रस्क ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा दी थी पेवलाव की है, या पेस्टालॉजी की है, स्पेंसर की है, या रूसो की है? तो ये परिभाषा पेस्टालॉजी ने दी थी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को पहले समग्र ज्ञान प्रदान किया जाए, तत्पश्चात अंशों में। यह विचार किस सूत्र का है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, या अनुभूत से विचार की ओर?
तो ये जो विचार है ये विश्लेषण और संश्लेषण के अंतर्गत आएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु, स्थान तथा घटनाओं को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्रदान करना निरीक्षण प्रविधि है या उदाहरण प्रविधि है या प्रयोगात्मक प्रविधि है या कार्यशाला प्रविधि है। तो किसी वस्तु या घटना को देखकर उसके बारे में बताना निरीक्षण प्रविधि के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदाहरण प्रविधि के प्रकार हैं 2, 3, 4 या फिर 1। तो उदाहरण प्रविधि के जो प्रकार हैं वो 2 हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानी कथन होना चाहिए आकर्षक, आश्चर्ययुक्त, जिज्ञासा युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो कहानी कथन जो होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र विषय अध्ययन के स्थान पर प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। किसका कथन है? जॉन डेवी का है, मैकडूगल का है या फिर रूसो का है या रेमंड का है। तो जो छात्र विषय के अध्ययन के स्थान पर प्रश्न पूछे से अधिक सीखते हैं, ये रूसो ने बताया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल प्रविधि के जन्मदाता हैं फ्रॉबेल हैं, मॉन्टेसरी हैं, हेनरी कॉल्डवेल हैं या मैकडूगल हैं। तो खेल प्रविधि के जो जन्मदाता हैं वो हेनरी कॉल्डवेल हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह चर्चा प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डॉक्टर भाटिया ने, हैरी ए आवर स्ट्रीट ने, हेनरी ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका प्रयोग सर्वप्रथम हैरी ए आवर स्ट्रीट ने किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है। यह कथन है मैकडूगल का, मॉन्टेसरी का, डेवी का या फिर फ्रॉवेल का। तो ये कथन मैकडूगल ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के अनेक हथियार का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए। ये कथन है मैकडूगल का, एस के कोचर का, रस्क का या ग्रीन बरचेना का। तो ये जो कथन है ये एस के गोचर ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी विषय घटना के संबंध में विचार करना कहलाता है। वार्तालाप, समूह चर्चा, स्पष्टीकरण या प्रश्नोत्तर। तो जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी विषय या घटना के बारे में विचार करना वार्तालाप कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा बालकों में विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं का सामना कराती है। ये कथन है जॉन डेवी का है या फिर फ्रायड का है या क्रो एंड क्रो का है या पियाजे का है। तो ये जो कथन है वो जॉन डेवी ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।